हम लोग बैलेंस ऑफ पावर की बात कर रहे थे और शक्ति संतुलन का सिद्धांत जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो गतिविधियां हैं उनको समझने के लिए शक्ति संतुलन के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण और बुनियादी सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कहा जा सकता है और इसको बैलेंस ऑफ पावर को एक व्यापक सामाजिक तत्व की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। संतुलन के अंतर्गत प्रायः दो प्रकार के संतुलन की चर्चा की जाती है, सिंपल या सरल संतुलन और बहुमुखी संतुलन। सरल संतुलन का मतलब जहां पर दो राष्ट्र मौजूद हैं और उनके बीच में जो शक्ति का संतुलन है उसका हम अध्ययन करें, और दूसरी ओर यह भी स्थिति हो सकती है कि एक से दो से अधिक राष्ट्र हों जिनके बीच में हम संतुलन का अध्ययन करें। तो राज्य जो आपस में एक दूसरे के साथ अपनी शक्ति के आधार पर संबंध बनाते हैं उसका अध्ययन हम इसके अंदर करते हैं। राष्ट्रों के समूह एक दूसरे के साथ निरंतर शक्ति को बराबर करने की कोशिश करते हैं या फिर अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं कि अगर वे अपने पक्ष में नहीं कर सकते संतुलन को तो कम से कम वे जो बना है संतुलन उसको ही बनाए रखें। यह कोशिश उनके द्वारा की जाती है और जब राष्ट्र अपने पक्ष में संतुलन को करने की कोशिश करते हैं तभी युद्ध उत्पन्न होते हैं। आप एक तराजू की कल्पना कर सकते हैं जिसमें दो पलड़े हैं और दोनों तरफ जब बराबर वेट रखा होगा तब वो पलड़ा हम एक साम्य अवस्था में कहेंगे, इक्विलिब्रियम में कहेंगे। लेकिन जैसे ही हम एक पलड़े पर अधिक भार रख देंगे तो वो पलड़ा झुक जाएगा और डिसबैलेंस की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इस डिसबैलेंस की स्थिति में जो साम्यावस्था अभी तक बनी हुई थी वो टूट जाएगी। राज्यों के बीच में जब ऐसी स्थिति होती है, जब राज्य को महसूस होता है कि वो अधिक शक्तिशाली है, तो वह कमजोर देशों के ऊपर हमला करने की प्रवृत्ति रख सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जब 1989 में सोवियत संघ का पतन हो गया और उसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि अमेरिका ही विश्व की एक सबसे बड़ी शक्ति है, तो उसके द्वारा इराक हमले का काम किया गया और ये जो खाड़ी संकट था वो उत्पन्न हुआ, क्योंकि अब अमेरिका को पता था कि उसको बैलेंस करने वाली कोई अन्य शक्ति नहीं है और अगर वो युद्ध करता है तो बाकी देश या तो उसके पीछे खड़े होंगे या फिर उसका सामना करने की स्थिति में नहीं होंगे। खाड़ी संकट उत्पन्न क्यों हुआ था? इराक ने कुवैत में हस्तक्षेप किया इस नाम पर। लेकिन अगर आप ऐसी ही स्थिति और तलाशें तो हम पाते हैं कि 1979 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में प्रवेश किया था तब भी ऐसी स्थिति थी। उसे भी एक प्रकार का इन्वेजन ही माना था अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर, और उस समय उसने केवल सैंक्शंस लगाने के अलावा और कोई काम नहीं किया था। उसने यूएन के अंदर सोवियत संघ की आलोचना की, लेकिन वो युद्ध नहीं करने गया। क्यों नहीं करने गया? क्योंकि सोवियत संघ उसके बराबर की शक्ति थी और उसको अमेरिका को ये ज्ञात था कि वो ऐसी स्थिति में युद्ध करना उसके लिए उचित नहीं होगा। तो युद्ध कब होता है? जब किसी राज्य को लगता है कि सामने वाला देश उससे कमजोर है। विभिन्न शक्तियां जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काम करती हैं वे निरंतर अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश बैलेंस ऑफ पावर को अगर डिफाइन किया जाए तो कैसलरे ने कहा कि राष्ट्र परिवार के सदस्यों के बीच
यह एक ऐसी उचित साम्यावस्था बनाए रखना है जिससे उनमें से कोई भी इतना ताकतवर न बन सके कि वह अपनी इच्छा दूसरों पर लाद सके। तो इसकी जो परिभाषा है उसके अनुसार राष्ट्र राज्यों के बीच एक ऐसी साम्यावस्था बनाए रखना जिससे उनमें से कोई भी इतना ताकतवर ना हो सके कि वो दूसरे पर अपनी इच्छा को लाद सके। इसके कुछ अजम्पशंस बताए गए हैं क्विंसी राइट के द्वारा, जिसके अनुसार पहला अजम्पशन है इस सिद्धांत के काम करने के लिए मान्यता इसकी मार्मिक हित। राज्य अपने मार्मिक हितों की रक्षा युद्ध से भी करते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा था। मार्मिक हित जिसमें प्रायः हम अपनी सिक्योरिटी को रखते हैं। हर राज्य अपना मार्मिक हित स्वयं तय करता है और आमतौर पर यह माना जाता है, सामान्यतः यह माना जाता है कि राज्य का मार्मिक हित उसकी सुरक्षा में निहित है। दूसरी बात क्विंसी राइट कहते हैं कि मार्मिक हितों को सदैव खतरा होता है, या जो प्राइमरी इंटरेस्ट होते हैं उनको सदैव खतरा होता है। देयर इज ऑलवेज अ थ्रेट टू देम, देयर इज ऑलवेज अ थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ ए कंट्री। तीसरी मान्यता है कि कोई राज्य तब तक आक्रमण नहीं करेगा जब तक कि उसकी शक्ति दूसरे से अधिक ना हो जाए। हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई द पावर ऑफ ए कंट्री। बहुत मुश्किल है दूसरे देश की शक्ति को मापना। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि दूसरा देश कितना शक्तिशाली है, और पावर एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, यह भी हमने पढ़ा था। किसी देश की शक्ति को हम दूसरे देश की शक्ति से तुलना करके ही माप सकते हैं। तो शक्ति सापेक्षिक होती है, इट इज अ रिलेटिव टर्म। तो कोई भी राज्य तब तक आक्रमण नहीं करता है जब तक कि उसे यह ज्ञात ना हो जाए कि वह दूसरे से अधिक शक्तिशाली है। ऐसा तो मनुष्यों के लिए भी हम कहते हैं ना कि मनुष्य दूसरे पर अपने से कमजोर व्यक्ति पर ही मनुष्य अपनी ताकत को आजमाता है। चौथी बात उन्होंने कही कि शक्ति के अनुसार विभिन्न राज्यों की अपेक्षिक स्थिति होती है, जो अभी हमने आपको बताया कि पावर इज ऑलवेज अ रिलेटिव टर्म, and on the basis of that we see that the world is divided into superpower or great power or lesser powers etc. पांचवी बात कहते हैं क्विंसी राइट कि राष्ट्र नेता अपनी विदेश नीतिगत निर्णय शक्ति संबंधी तथ्यों की सूझबूझ के साथ करते हैं। यानी जो राष्ट्र अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं उसके लिए उनको अपनी शक्ति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। राष्ट्र नेता अपनी विदेश नीति के निर्णय शक्ति संबंधी तथ्यों की सूझबूझ के साथ करते हैं। वे कितने शक्तिशाली हैं इसका उन्हें ज्ञान होना चाहिए। अगर हमें अपनी शक्ति का सही ज्ञान नहीं होगा तो हम विदेश नीतिगत निर्णय सही तरीके से नहीं ले पाएंगे। अगर हमें मालूम ही नहीं है कि अगर हम युद्ध करेंगे तो पराजित हो जाएंगे, ऐसे में हम अगर युद्ध करते हैं तो हमारी विदेश नीति की ये फेल्योर कही जाएगी। तो ये कुछ बातें क्विंसी राइट के द्वारा कही गई जब वो बैलेंस ऑफ पावर की बात करते हैं, इसके अजम्पशंस की बात करते हैं। फिर जब हम बैलेंस ऑफ पावर की बात करते हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि राष्ट्र अपने मार्मिक हितों को तय करें, अपने जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, जो प्राइमरी इंटरेस्ट हैं, उनको तय करें। साथ ही वे ये जाने कि उनके हितों को कब खतरा है, ये जानना बड़ा जरूरी है। और दूसरे देश की क्षमता को जानना भी बहुत जरूरी है। जैसे 1962 तक हम इस मुगालते में थे कि हम अधिक शक्तिशाली हैं, साउथ एशिया में हम सबसे बड़े देश हैं, और इसलिए हम अपने मार्मिक हित, अपनी सुरक्षा के प्रति थोड़ा रिलैक्स हो गए। और हमने जो फॉरेन पॉलिसी अपनाई, या कह लीजिए जो नेहरू जी ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई, वो कहीं बाउंस कर गई हमारे ऊपर और उसने हमारे लिए खतरा पैदा कर दिया चीन के साथ युद्ध के रूप में। तो दूसरे देश की क्षमता को जानना जरूरी है और ये एक मुश्किल काम भी है, क्योंकि कोई भी देश अपनी जो सैन्य क्षमता है उसको सीक्रेट रखता है, उसको गुप्त रखता है। किसी देश की भावी क्षमता का पूर्वानुमान लगाना भी बड़ा आवश्यक है,
और वो भी उतना ही मुश्किल भी है, क्योंकि ये जानना कि भविष्य में कौन सा देश ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, ये पहचान पाना, ये आकलन कर पाना भी आसान काम नहीं होता है। और चूंकि ये सारी चीज़ें तय करती हैं बैलेंस ऑफ पावर के सिद्धांत को, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। फिर घरेलू राजनीतिक जो व्यवस्था है उसका भी उपयुक्त होना जरूरी है अगर हम बैलेंस ऑफ पावर को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। और आपको पता ही है कि घरेलू राजनीतिक व्यवस्था आवश्यक नहीं है कि हमेशा हमारे पक्ष में हो या सरकार के पक्ष में हो या अनुकूल बनी हुई हो। 6 तरीके जिनके द्वारा शक्ति संतुलन को स्थापित किया जा सकता है, उनकी भी चर्चा राजनीति वैज्ञानिकों के द्वारा, क्विंसी राइट, मॉर्गेंथो जैसे जो विचारक हैं उनके द्वारा की गई। सबसे पहले तो कहा गया कि शस्त्र अस्त्र का भंडार बनाना। अगर हमें शक्ति संतुलन को स्थापित करना है तो उसके लिए आवश्यक है कि शस्त्र अस्त्र का भंडार बनाना, आर्मामेंट करना। शस्त्रों का प्रयोग डेटरेंस के रूप में किया जाता है, और 1945 से आपने देखा कि कैसे शस्त्रों की दौड़ विश्व में आरंभ हुई, और राष्ट्रों ने जो शस्त्र बनाए उनका उद्देश्य दूसरे को भयभीत करना अधिक था, दूसरे को डिटर करना था कि आप हमारे ऊपर अगर हमला करेंगे तो हम भी तैयार हैं। तो बैलेंस ऑफ पावर को अपने पक्ष में करने के लिए राष्ट्र शस्त्रों का जखीरा खड़ा कर सकते हैं। फिर अधिक से अधिक क्षेत्र पर कब्जा करके भी राष्ट्र बैलेंस ऑफ पावर को अपने पक्ष में करते हैं। जैसे जो इंपीरियलिज्म की पॉलिसी थी, जिसमें हमने देखा कि एक ज़माना था, एक समय था जब ब्रिटेन के द्वारा ये काम किया गया। उसने अधिक से अधिक भूमि पर कब्जा कर रखा था और बैलेंस ऑफ पावर उसके पक्ष में था, उसको एक ग्रेट पावर माना जाता था। अब अगर आप दो चार साल पूर्व के समय को देखें तो उसमें हम देखते हैं कि चीन के द्वारा इसी तरीके की एक्सपेंशन की पॉलिसी को अपनाया गया है, और उसके द्वारा जो पैसिफिक ओशन है उसके कुछ भाग को साउथ चाइना सी के रूप में घोषित किया गया, और वहां पर नए द्वीप बनाए जा रहे हैं या वहां जो द्वीप मौजूद हैं उन पर अपना कब्जा किया जा रहा है, और इस तरीके से वो बैलेंस ऑफ पावर को अपने पक्ष में टिल्ट करने की कोशिश कर रहा है। फिर इसके अलावा तटस्थ राज्यों का निर्माण, बफर स्टेट का निर्माण। बफर स्टेट दो बड़े मजबूत देशों के बीच स्थित एक दुर्बल देश, जैसे चीन और भारत के बीच में नेपाल की चर्चा हम लोग कर सकते हैं। नेपाल को एक बफर स्टेट के रूप में देखा जाता है, और नेपाल ये बात पसंद नहीं करता है, वो अपने आप को बफर स्टेट नहीं मानता है, लेकिन दो बड़े देशों के बीच में एक दुर्बल स्टेट का होना शांति स्थापना के लिए सही माना जाता है। जैसे कोल्ड वॉर के समय में अगर हम देखें तो उस समय सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जो संपूर्ण भाग स्थित था वो बफर के रूप में काम करता था। अगर आप एक ऐसी कल्पना कीजिए कि उस समय अगर ये बफर स्टेट नहीं होता, ये रीजन नहीं होता और दोनों देश आमने सामने होते तो कैसी स्थिति होती। तो ये स्थिति बड़ी भयावह है, और इसलिए बफर स्टेट का होना दो बड़े देशों के बीच में वो बैलेंस को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। फिर इसके अलावा राष्ट्रों के द्वारा मैत्री संधियां करके भी बैलेंस ऑफ पावर को बनाया जा सकता है। इसका सबसे सुंदर उदाहरण, बड़ा उदाहरण हम नाटो और वार्सो के रूप में देख सकते हैं कि कैसे अमेरिका और सोवियत संघ ने इन दोनों पैक्ट्स को साइन करके अपने पक्ष में राज्यों को इकट्ठा कर लिया था, और इस तरीके से उस समय एक बैलेंस बनाया जो द्विपक्षीय या कह लीजिए बाइपोलर जो सिस्टम था वो इमर्ज करा उस समय। कोल्ड वॉर का जो समय था उस दौरान, या 1945 के बाद का जो समय था, उसमें हम देखते हैं कि दो पक्ष बने हुए थे, एक और साम्यवादी और एक और पूंजीवादी गुट था। तो इस समय बैलेंस ऑफ पावर दो गुटों के बीच में देखा जा सकता है। ऑल्दो आगे जाकर हमने देखा कि गुट के अंदर भी शक्ति संतुलन को बनाने का काम किया जाने लगा, जब चीन
राइज कर रहा था और उसने सोवियत संघ को सत्ता को चुनौती दी, और वहीं फ्रांस ने अमेरिका की सत्ता को चुनौती दी थी। मैत्री संधि करके राष्ट्र बड़े देश को बैलेंस करने का भी काम करते हैं। जैसे उदाहरण हम दे सकते हैं कि अगर कोई एक बहुत देश है जो ज्यादा शक्तिशाली है और उसके मुकाबले कोई देश उतना शक्तिशाली नहीं है, तब क्या किया जा सकता है? उस शक्तिशाली देश को बैलेंस करने के लिए अन्य छोटे देश एक गुट बनाकर, संधि करके, अलायंस क्रिएट करके उसको बैलेंस कर सकते हैं और युद्ध की संभावना को रोक सकते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि युद्ध तभी होता है जब एक देश ज्यादा शक्तिशाली हो जाए, जब देयर इज डिसइक्विलिब्रियम, जब शक्ति का संतुलन बिगड़ता है और राष्ट्र को लगता है कि वो ज्यादा शक्तिशाली हो गया, तब युद्ध की संभावना बढ़ जाती है। फिर हस्तक्षेप या इंटरवेंशन, ये भी एक तरीका है जिसके द्वारा राष्ट्र बैलेंस ऑफ पावर को अपने पक्ष में कर सकते हैं। इस काम को हमने देखा कि 1945 के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने किया। दोनों ने अन्य देशों की राजनीति में, अन्य देशों की आंतरिक स्थिति में हस्तक्षेप करा या रीजन में हस्तक्षेप किया। अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान के साथ दोस्ती, जो साउथ एशिया में अपनी सत्ता को मजबूत बनाने के लिए उसने किया था, उसका उदाहरण है हस्तक्षेप का। तो हस्तक्षेप करके या नॉन इंटरवेंशन के द्वारा भी, अहस्तक्षेप के द्वारा भी राज्य बैलेंस ऑफ पावर को अपने पक्ष में कर सकते हैं। जैसे 2 विश्व युद्धों के बीच में ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे थे अपनी शक्ति को रिस्टोर करने के लिए, उसमें नॉन इंटरवेंशन करके, अहस्तक्षेप करके इन दोनों देशों ने बैलेंस ऑफ पावर को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। इस नीति को तुष्टीकरण की नीति का नाम दिया गया था, अपीजमेंट की पॉलिसी का नाम दिया गया था। अगर ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे थे 1924 के बाद से, अगर उन पर अंकुश लगाया होता, जर्मनी ने अपने आप को फिर से शस्त्रीकरण शुरू कर दिया था, सैन्यीकरण शुरू कर दिया था, उसने हर्जाना देना बंद कर दिया था, और आगे जाकर उसने अपना जो टेरिटरी थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान या उसके पहले, उसको वापस पाने की कोशिशें शुरू कर दी थी। अगर उसको पहले ही रोका जाता तो शायद द्वितीय विश्व युद्ध न होता। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस ने अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाई, नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी अपनाई। उनको ये लगा कि ऐसा करके वो कम्युनिस्ट जो सोवियत संघ है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं। आगे जाकर हमने देखा कि ये मिसफायर कर गई योजना और सोवियत संघ और जर्मनी ने ही हाथ मिला लिया और एक बड़ी शक्ति के रूप में वो उभरे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू करने में इस मैत्री, जर्मनी और सोवियत संघ की मैत्री का योगदान रहा। फिर छठा तत्व जिसके द्वारा राष्ट्र बैलेंस ऑफ पावर को अपने पक्ष में कर सकते हैं, और वो है विरोधी पक्ष के मित्रों को विरोधी से अलग करके शक्ति वितरण को बदलने का तरीका। यानी हमारे जो शत्रु हैं उनके मित्र को विरोधी से हम अलग कर दें और इस तरीके से शक्ति का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का, उसको बदलने का कार्य करें। शत्रु से दोस्ती और शत्रु के मित्र को विभाजित करना, उससे अलग करना, डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है उसका प्रयोग करके भी राज्य बैलेंस ऑफ पावर को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर सकते हैं। शक्ति संतुलन का ये एक मूलभूत अर्थ कहा जा सकता है और आसान भाषा में हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त शक्ति संतुलन के जब भी हम बात करते हैं